लेकिन मैंने कहा था ना कि मरने वाले मर जाते हैं, वो किसी का इंतजार नहीं करते। हकीम हाकू चंद साथ मुझे देखता रहा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, तू हर रंग में अजब है सबूता, और फिर आगे बढ़ गया। मैंने शुमाना की लाश पर आखिरी निगाह डाली। ये लड़की मुझसे राब्ता तोड़ चुकी थी, इसलिए प्रोफेसर मैं बाकी जज्बाती बातों से गुरेज करना चाहता था। जाहिर है उसके कदरदान यहाँ मौजूद थे, वो इसकी लाश को ठिकाने लगा सकते थे। मैं बेजान जिस्म के लिए परेशान होकर क्या कर सकता था। चुनाचे मैं भी आगे बढ़ गया। जरदरुओं को जहां भी मौका मिल रहा था वह अब भी सरकशी कर रहे थे। दूसरी तरफ जहाजों को मुकम्मल शिकस्त हो चुकी थी। सकाई के जवान इन लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। गोया जरदरुओं का सिकाई पर बिल्कुल खात्मा हो चुका था और अब सिर्फ वो कैदी की हैसियत रखते थे। काफी फासले पर मैंने जरदरुओं के सरदार पकाशा को देखा। सरदार पकाशा पुसीता का बाप था। मेरे ज़हन में अचानक ही पुसीता उबर आई थी। और प्रोफेसर, तुम मुझे खुद गर्ज समझो या यूं कह लो कि मैं तुम लोगों से कतई मुख्तलिफ हूं। प्रोफेसर पुसीता के तसव्वुर के साथ पुरलुत्फ लम्हात नहीं आए थे, बल्कि बस यूं ही ख्याल आ गया था कि मैंने उसके साथ ज्यादती की थी। जब से मैं शुमाना से मिला था मैंने उसे कतई नजरअंदाज कर दिया था। एक बार भी मैंने उससे कोई बात नहीं की थी और यहां तक के बिलाकर मैंने उसके खानदान को तबाह कर दिया। इस वक्त मुझे पुसीता का ख्याल सिर्फ पकाशा की लाश देकर आया था। मैं उसे तलाश करने लगा। सकाई के नौजवान अपने कामों में मसरूफ थे। इन्होंने जरदरुओं की बस्ती को साफ कर दिया था। वो अपने दिल का सारा गुबार निकाल रहे थे। जाहिर है इन जरदरुओं ने इनके फोमा को हलाक करने की कोशिश की थी। जरदरुओं को भागने का मौका न मिल सका था। फिर भी कुछ लोगों ने भागकर अगर जान बचाई होगी तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। बहर सूरत हर तरफ एक तूफान बदतमीजी बपा था और अब जबकि ये लोग फाते बन चुके थे मेरी इनके दरमियान जरूरत नहीं रही थी। चुनाचे मैं वापसी बस्ती की जानिब चल पड़ा और अपनी रहाइश गाह में पहुंच गया। अपने ज़हन को टटोलने पर मुझे एहसास हुआ कि बहर सूरत इसमें शुमाना की याद तो है, लेकिन इसमें इतनी शिद्दत नहीं थी कि मैं खुद को गमज़दा कह सकता। इस सारे हंगामे से फारिग होने के बाद एक अजीब सी बेजारी का एहसास हो रहा था, लेकिन बहर सूरत में अभी फोमा को नहीं छोड़ सकता था। अभी सिर्फ सगाई का इलाका ही उसके कब्जे में आया था। बहुत सारी चीजें थी जिनके लिए काम करना था। देर तक अपनी राहशगाह पर खामोश बैठा रहा। बहुत से लोग वहां मौजूद थे। मैंने वहां जाना जरूरी नहीं समझा और अपनी राहशगाह पर ही रहा। तब हकीम हाकू ने आकर आवाज दी थी। यह बूढ़ा हमदर्द खामख्वाह रोती शक्ल बनाकर मेरे सामने आ रहा था। गालबन वो शुमाना के सिलसिले में ताज़ियत करना चाहता था। चुनाचे वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब पहुंच गया। सुबोता, तूने शुमाना के गम से लापरवाही का इजहार किया था, लेकिन दिलों के दर्द से कौन वाकिफ नहीं होता। मेरी ख्वाहिश है कि तू इसे भूलने की कोशिश कर। इसने एक अजीम मकसद के लिए जान दी है। वह हमेशा कहती थी कि उसके बाप ने सगाई के लिए जान दी है और वो खुद भी फोमा के लिए मर जाना चाहती है। मेरा ख्याल है जब वो वहशत के दौर में थी तो उसने अगर किसी से वफा का ऐलान किया था तो वो सिर्फ फोमा था। दुनिया के किसी इंसान को उसने कुछ नहीं गर्दाना था। ऐसी सूरत में हम सब उसके लिए गमज़दा है। ओ हकीम हाकू, ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक शुमाना मर चुके, लेकिन मैं कह चुका हूं कि मैं गमज़दा नहीं हूं। नेक मकासद के लिए जान देने वालों के लिए गमज़दा नहीं होना चाहिए। तुम वहां के मामलात से फारिग हो आए हो? नहीं, तुम इसे फरागत तो नहीं कह सकते सबूता। अभी जरदरुओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारे हाथ असलिया का एक बहुत बड़ा जखीरा लगा है। जरदरुओं का जमीन दोज असलिया खाना, जहां इन्होंने बेशुमार असलिया जमा किया था। यकीनन वो असलिया इन लोगों की जरूरियात से ज्यादा था। गोया वो लोग भी कोई साजिश कर रहे थे। सबूता, इतना बड़ा जखीरा बिला वजह जमा नहीं हो सकता था। बेशक इनके जहन में कोई ना कोई बात जरूर होगी। ये भी हो सकता है कि वक्त का इंतजार कर रहे हो। हाँ, ये भी हो सकता है इन लोगों का पकाशा मारा गया है, पर न इस बारे में हम इससे गुफ्तगू करते। ओह, इसका ख्याल रखा गया है सबूता। चंद ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे फोमा मालूमात हासिल करेगा। ये अच्छा किया है। ये तजवीज़ किसकी थी? फोमा की। बहसूरत वो इस इलाके का शहनशाह है और ज़हीन इंसान भी। तो फिर अब तेरा क्या हुक्म है सबूता? फोमा ने कहा है कि मैं तुझे लेकर वहां पहुंचाऊं। अभी हमें तेरी जरूरत है। तमाम कैदी गिरफ्तार हो चुके हैं? मैंने पूछा। हाँ। औरतों के साथ क्या सलूक किया गया? कुछ नहीं, उनके साथ बेहतर सलूक किया जाएगा। हमने इन्हें एक अहाते में बंद कर दिया है। किसी औरत को कत्ल तो नहीं किया गया? नहीं, किसी भी औरत पर सगाई के किसी जवान ने हाथ नहीं उठाया। मुझे खुशी है। हालांकि ऐसे मौका पर नौजवान बेकाबू हो जाते हैं और कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। हाँ सबूता, इसलिए हमने औरतों को कत्ल करने के बजाय अहाते में बंद किया है। हकीम हाकू ने जवाब दिया। ठीक है हकीम हाकू, अगर फोमा की ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने कहा और फिर हकीम हाकू के साथ बाहर निकल आया। मुझे अब पुसीता की तलाश थी और मैं उसकी तलाश में अहाते तक गया जहां औरतों को कैद किया गया था। बेशुमार औरतें थी जो रो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था।
हालांकि मुझे अफसोस हुआ था, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान खुद अपनी ही साजिशों का शिकार होकर मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाते हैं। मेरी निगाहें पुसीता को तलाश कर रही थी। नौजवान लड़कियों में मुझे बड़े बड़े हसीन चेहरे नजर आए, लेकिन एक कोने में मुझे पुसीता दिखाई थी। वो घुटनों में सर दिए चुपचाप बैठी थी। मेरे चेहरे पर अजीब से तासुरात उभर आए और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पुसीता की तरफ बढ़ गया। प्रकाशा की बेटी जिस हालत में बैठी थी, मुझे दुख हुआ था। मैंने उसका दौर देखा था जब वो शहजादियों की तरह रहती थी, और बहस सूरत मेरा इससे कुछ ताल्लुक भी रह चुका था। ये दूसरी बात है कि शुमाना का भूत मुझ पर कुछ इस तरह सवार था कि मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया था। हालांकि वो इस वक्त मेरी मुआवन साबित हुई थी जब शुमाना से मेरी दुश्मनी चल रही थी, और मैंने पुसीता से वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा। और इसके बाद मैंने न सिर्फ उसे नज़रअंदाज कर दिया, बल्कि उसकी नस्ल को और इसे तबाह करने में मेरा पूरा पूरा हाथ था। इस वक्त से इस तरह देखकर मेरे ज़हन में कुछ अजीब से ख्यालात तारी थे। आखिर मैं उनका दुश्मन क्यों बन गया था? जरदरुओं ने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये उन लोगों का अपना मसला था। वो इस इलाके पर अपना तसल्लुत चाहते थे। अगर मुझे फोमा की बजाय प्रकाशा मिल जाता तो क्या मैं उसकी मदद नहीं करता? फोमा की मदद के लिए मैंने इन लोगों के साथ जो सलूक किया था वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। हालांकि ये ठीक था कि वो गासिब थे और फोमा के इलाके पर कब्जा करने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन ये उनका अपना मसला था। ये सारी बातें मेरे जहन में पुसीता को देखकर पैदा हुई थी, और अब मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल पुसीता को मैं इन लोगों के साथ तो नहीं छोड़ सकता था। चुनाचे मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके नजदीक पहुंच गया। वो घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। पुसीता, यूं लगा था जैसे उसने मेरी आवाज सुनी ही ना हो। मैंने झुककर उसके शाने पर हाथ रख दिया और दोबारा आवाज दी, पुसीता। तब उसने गर्दन उठाई। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थी, लेकिन इनमें आंसुओं की नमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा तासुर था। वो कोई कोई आंखों से मुझे देखती रही और फिर जैसे इन आंखों की जिंदगी वापस लौट आई। उसने मुझे पहचान लिया था। तब उनमें नफरत की आग सुलग उठी। उठो पुसीता, मैंने भारी लहजा में कहा, और उसने नफरत से होंठ सिकोड़ लिए। और तुम मुझसे नफरत का इजहार कर रही हो पुसीता? मैंने कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से और नफरत ज़दा निगाहों से मुझे देखती रही। तब मैंने उसका बाजू पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। पुसीता की इतनी मजाल तो थी नहीं कि वो मेरी इस कोशिश से भी खड़ी ना होती, लेकिन उसके अंदाज में ताउन नहीं था। मैं जानता था कि उसे मेरे बारे में मुकम्मल मालूम होगा, और वह जानती होगी कि मैं जरदरुओं की तबाही का पूरा पूरा जिम्मेदार हूँ। तभी वो मुझसे नफरत कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे कैदी औरतों के अहाते से बाहर निकाल लाया। वो लड़खड़ाती हुई मेरे साथ चल रही थी। चंद साथ के बाद हम कैदी औरतों के अहाते से काफी दूर आ गए, और एक सुनसान सी जगह पर मैंने उसे एक पत्थर पर बिठा दिया। पुसीता इसी तरह सर झुकाए पत्थर पर बैठी रही। तुम खामोश क्यों हो पुसीता? मैंने पूछा, और उसने एक बार फिर जलती हुई निगाहों से मुझे देखा। उन आंखों में बहुत सी शिकायत और बहुत से तासुरात थे। यूं लगता था जैसे वो जुबान के बजाय आंखों को इस्तेमाल करना चाहती, और यह हकीकत भी थी। उसके अल्फाज आंखों के रास्ते मेरे जहन तक पहुंच रहे थे। तब मैंने उससे कहा, मुमकिन है तुम गलत फहमी का शिकार हो, चुनांचे मुझसे ये रवैया रवा न रखो तो बेहतर है। मैं तुमसे गुंजाइश की तवक्का रखता हूँ। गलत फहमी? पुसीता की गुर्राती हुई आवाज उभरी। हाँ पुसीता, गलत फहमी। ठीक है, कुछ लोग बड़े अनोखे होते हैं, अजीब सी शक्ल सूरत के मालिक, और इसके साथ ही उनका किरदार भी अजीब होता है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना कहूंगी सबूता, लेकिन तुम भी अनोखे ही हो। जो कहना चाहती हो खुलकर कहो पुसीता, तुम्हारे ऊपर पाबंदी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं कहना। अगर तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते तो जुबान से कहने से क्या फायदा? ऐसी बातें तो उन लोगों से कही जाती हैं जो हिस्सास होते हैं, और तुम बेहिस हो। तुम बेहिस हो सबूता। तुमने उनके लिए, इन कुत्तों के लिए हमें तबाह बर्बाद कर दिया, हमारी नस्लें बिगाड़ दी। हमारा कसूर क्या था सबूता? हम भी तो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए थोड़ी सी जमीन चाहते थे। हम इन लोगों के साथ अपनाइयत का सलूक करके जिंदगी गुजारना चाहते थे। हम में से सब के ख्यालात ऐसे न थे कि हम मकामी लोगों को तबाह बर्बाद करके खुद खुश रहते। हम तो सिर्फ अपनी सांसें सुकून से गुजारना चाहते थे। बताओ इसमें हमारा क्या कसूर था? और मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। तब मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन पुसीता, तुम्हें मालूम है कि मकामी बाशिंदे इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। ठीक है, ये मकामी बाशिंदों का अपना फैसला था, लेकिन तुम इसमें क्यों शरीक हुए थे सबूता? मेरी कोई हैसियत नहीं थी पुसीता। बस मैंने फोमा को बचाया था। वो मुझे समंदर में डूबता हुआ मिल गया था, और उसके बाद मैंने बस उसकी मदद की। इससे ज्यादा मेरे जहन में कुछ न था। ठीक है, तुमने इनकी मदद की और हमें तबाह बर्बाद कर दिया। यह तुम्हारा अपना फेल था सबूता। अब तुम मुझसे ऐसे सवालात क्यों कर रहे हो? अब तुम हमारे बारे में क्या मालूम करना चाहते हो? अब क्या रह गया है मेरे पास तुम्हें बताने के लिए? देखो सबूता, सुनो, सारी दुनिया में अब मेरा कोई नहीं है। मैं कैदी औरत की हैसियत से इन लोगों के दरमियान हूं। अब तुम ये भी देखो कि ये मेरे साथ क्या सलूक करते। यकीनन तुम्हें खुशी होगी,
और न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने वाकई जरूरत से बढ़कर इकदामात किए हों। कम अज कम मुझे इन लोगों के साथ शरीक तो नहीं होना चाहिए था। सभी की जिंदगी यकसां होती है और ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि मेरा किसी से बराह रास्त कोई ताल्लुक ना होता। क्या शुमाना मेरे जहन को इस तरफ लाने का बायस थी? ये तो मुनासिब बात नहीं थी। शुमाना मेरी अपनी पसंद थी और अगर अपनी पसंद के लिए इंसान दूसरों को तबाह बर्बाद कर दे तो ये इंसानियत का कोई अच्छा मायार नहीं था। मैं चंद साथ सोचता रहा, फिर मैंने कहा, मेरा ख्याल है मैं काफ़ी शर्मिंदा हो चुका हूँ पुसीता। मैंने इन लोगों के साथ जो कुछ किया है इसका वाकई अफसोस है, लेकिन बहरहाल जो होना था हो चुका है। शुमाना भी मर गई है। अब ये लोग आगे इकदामात करेंगे। हाँ, मैं तुमसे सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ पुसीता। क्या वादा? पुसीता ने पूछा। आइंदा मैं इनके साथ किसी भी सिलसिले में शरीक नहीं होगा। ओह, आइंदा? तो मुझे बताओ सबूता, मुझे आइंदा से क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं तबाह बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरा बाप मारा जा चुका है, सारे लोग मारे गए हैं, सिकाई का ये इलाका वीरान और बर्बाद होकर रह गया। फिर अगर तुम आइंदा की बात करो तो मुझे इससे क्या दिलचस्पी हो सकती है? मैं खुद भी तुमसे ये बात कह चुकी हूँ। वो लोग जो मकामी बाशिंदों को तबाह बर्बाद करके जिंदगी गुजारना चाहते हैं मुझे खुद भी पसंद नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि हम सब यकसां तौर से जिंदगी गुजारें और यही मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन अब क्या मैं इस अंदाज में जिंदगी गुजार सकती हूँ? तुम ही इंसाफ करो सबूता। पुसीता, मैं अब तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि जिंदगी के बकिया दौर में तुम्हारा साथ दूं। नहीं सबूता, मैं अपनी बकिया जिंदगी का कोई तायुन नहीं कर सकती। जिंदगी अब बाकी भी कहाँ रह गई? तुम क्या समझती हो? क्या इन लोगों के दरमियान मैं जिंदा रह सकती हूँ? नहीं सबूता, नहीं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती। तुम जिंदा रहोगी पुसीता। तुम्हें भला कौन नुकसान पहुंचा सकता था? किसकी मजाल है कि मेरी मौजूदगी में तुम्हारी जात पर कोई आँच आए? मैं इतनी ताकत रखता हूँ पुसीता कि तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। मैंने कहा, सबूता बराहे करम मेरी नजरों से ना गिरो। इसके बावजूद अगर तुम मेरे कबीले के दुश्मन हो, मैं तुम्हारी इनफरादियत की कायल हूं। मैं जानती हूं कि तुम एक अनोखे इंसान हो, लेकिन ऐसी बातें करके तुम मुझे फरेबी महसूस हो रहे हो। तुम जो कुछ भी हो सबूता, लेकिन बराहे करम तुम खुद को फरेबी बनाकर पेश न करो, वरना मुझे अफसोस होगा। मैं नहीं समझा पुसीता। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। तुम्हें जिंदा रहना होगा पुसीता, ये मेरी ख्वाहिश है। हरगिज नहीं। तुम मेरे बाप के कातिल हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करूंगी। पुसीता की आंखों में दीवानगी उभर आई। वो उछल कर खड़ी होगी। मैंने उसे बगौर देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिला निकाल। ठीक है पुसीता, तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक वक्त गुजारने की इजाजत दी जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र न करो। यकीनी तौर पर तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई मजबूर न कर सकेगा। आओ मेरे साथ। मैंने कहा, कहाँ? मुझे इन कैदी औरतों के पास पहुंचा दो सबूता। आखिर वो भी तो इंसान है, मेरी बस्ती की औरतें हैं। मैं इन्हीं के साथ जीना और मरना चाहती हूँ। तुम अपने इख्तियारात से काम लेकर मुझे यहाँ तक लाए हो सबूता, लेकिन मैं अपने इख्तियारात से काम लेकर मर तो सकती हूँ। पुसीता ने कहा और मैं उसे अजीब सी नजरों से देखने लगा। मैं उस लड़की के लिए कर भी क्या सकता था? अब तो जो होना था हो चुका था। बहरकैफ मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसकी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा, और ये सही भी है। फोमा अब एक मखसूस हैसियत में आ गया था। बाकी मामला तो उसका अपना मामला था। अगर वो जरदरुओं से मुकाबला करके इन्हें शिकस्त देता तो भी दुरुस्त है, और अगर नहीं दे पाता तब भी मुझे इससे कोई दिलचस्पी न रह गई थी। पुसीता ने मुझे गहरी नींद से जगा दिया था और मैं सोचने लगा था कि ठीक है, अगर फोमा इनके साथ कोई बाइज्जत मुआहदा करने में कामयाब हो जाता है तो ठीक है, वरना मुझे इससे क्या? आखिर जरदरुओं को भी जिंदा रहने का हक था, और अगर तमाम लोगों को फोमा तबाह बर्बाद कर देता तो मुझे इससे क्या मिल जाता? चुनांचे मैंने फैसला कर लिया कि इस मामले में खामोश ही रहूंगा। और दरअसल प्रोफेसर, पुसीता से गुफ्तगू के बाद ही मैं बददिल हो गया था। चुनांचे मैंने पुसीता को अहाते में पहुंचा दिया और खुद अपनी कयामगाह पर पहुंच गया। फोमा, हकीम, हाकू और दूसरे तमाम लोग जश्न मना रहे थे। मेरा नाम जगह जगह लिया जा रहा था, लेकिन मैं उदास था। मैं अपनी कयामगाह पर आकर खामोशी से बैठ गया और हालात पर गौर करने लगा। बिलाशुबा बाज औकात मैं ऐसे मामलात में उलझ जाता था जिनमें मुझे नहीं उलझना चाहिए था। क्या फायदा हुआ मुझे इन लोगों को कत्ल करा के? फोमा भला मुझे क्या देखा? और फिर सच्ची बात यह है कि सिर्फ एक को मजलूम समझ लेना नामुनासिब है। ठीक है, जरदरू यहाँ साजिश ज़हन लेकर आए हैं। वह इन लोगों के खिलाफ साजिश करना चाहते हैं। फोमा को कत्ल करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद फोमा को जिंदगी मिल गई है, और अगर अब फोमा इनसे मुकाबला करके इन्हें शिकस्त दे देता है और अपनी हुकूमत कायम कर लेता है तो मुझे इसमें कोई एतराज़ न था। और अगर नहीं कर पाता तो तब भी यह मेरा फर्ज नहीं है कि मैं फोमा की भरपूर तौर से मदद करूं। आखिर मुझे क्या जरूरत पड़ी थी? मैंने सोचा और मैंने फैसला कर लिया कि मैं खुद अब इन मामलात में कोई मुदाखलत नहीं करूंगा। पुसीता के अल्फाज से मैं शर्मिंदा हो गया था। जो कुछ हो चुका था अब मैं उसे वापस नहीं ला सकता था, लेकिन पुसीता को इस तरह छोड़ भी तो नहीं सकता था। फिर क्या करना चाहिए? और मैं काफी देर तक सोचता रहा। फिर इस वक्त चौंका जब हकीम हाकू मेरे पास पहुंच गया।
मुझे देखकर उसके चेहरे पर ताज्जुब के तासरात उभर आए। ओ सबूता, तुम यहाँ हो? उसने कहा। हाँ हकीम आकू, कोई काम है मुझसे? सकाई के नौजवान तुम्हारे नाम के दीवाने हो गए हैं। तुम उनके हर दिल अजीज हीरो हो। सकाई के बुत फरोश तुम्हारे मुजस्मे बनाना चाहते हैं और नौजवान तुम्हें खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं है हकीम हाकू। मैंने किसी कदर खुश्क लाजम में कहा। मैं जानता हूं सबूता, लेकिन क्या जानते हो हकीम हाकू, तुम शुमाना के लिए गमज़दा हो। अफसोस ये कुताही सभी से हुई। उसकी हिफाजत हमारा फर्ज था। मरने वाले मर जाते हैं हकीम, किसी के लिए ज्यादा गम नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं और चाहता हूं कि तुम भी ज़हन से इसकी याद निकाल दो। सिकाई वालों के लिए तुम एक देवता की हैसियत रखते हो और यहाँ की लड़कियां तुम्हारी गुलामी में फख्र महसूस करेंगी। हाँ सबूता, जिसे तुम अपनी कुर्बत बख्शो उसका पूरा खानदान खुद को खुश नसीब समझेगा। अभी मैं इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहता हकीम। बहरहाल मुझे कुछ लम्हात की तन्हाई दरकार है। क्या तुम इस बात को महसूस करोगे? नहीं सबूता, मैं कह दूंगा कि तुम अभी किसी से नहीं मिलना चाहते। सकाई के नौजवानों को अपने हीरो का इंतजार करना होगा। हकीम आकू ने कहा, और ये अच्छी बात थी कि उसे मेरे ज़हन का इल्म नहीं हो सका था। वो यही समझ रहा था कि मैं शुमाना के लिए हद से ज्यादा गमज़दा हूँ। मुमकिन है वो ये भी सोच रहा हो कि बहरहाल मैं ठीक हो जाऊंगा और इसमें ज्यादा अरसा नहीं लगेगा। तो मुझे इजाजत सबूता, उसने कहा। और अचानक जैसे मुझे कुछ याद आ गया। सुनो हकीम हाकू, मैंने उसे आवाज दी और वो रुक गया। हुक्म सबूता, उसने कहा। सकाई के जरदरों की औरतों के साथ क्या सलूक किया जाएगा? मैंने पूछा। अभी तो इनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया सबूता। कैदियों में मर्द औरतें सभी मौजूद हैं। वो मां उनके बारे में फैसला करेगा। वो फैसला क्या होगा हकीम हाकू? तुम यकीन करो सबूता, अभी इस बारे में कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई। खासतौर से औरतों के साथ कोई बुरा सलूक ना किया जाए, इन्हें कैदियों की हैसियत ना दी जाए और इस वक्त तक जब तक इनकी किस्मत का फैसला न किया जाए और इनके आराम का पूरी तरह ख्याल रखा जाए। तेरी यह हदायत मैं फोमा तक पहुंचा दूंगा और यकीन दिलाता हूं कि इस हदायत का पूरी तरह एहतराम किया जाएगा। हकीम हाकू ने जवाब दिया। हकीम हाकू चला गया और मैं इन हालात के बारे में सोचता रहा। बिलाशुबा फोमा को अब भरपूर हैसियत हासिल हो गई थी। अब इलाकों में उसके सरदारों की आवाज गूंज गई और इस इलाके के लोग इसकी मदद के लिए उठ खड़े होंगे। मैंने जो कुछ कर दिया था काफी था, इससे ज्यादा कुछ करना मुनासिब नहीं था। चुनाचे कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? मैं सोचता रहा। पुसीता के लिए मेरा दिल दुख रहा था। उसने जो कुछ कहा था उसमें हकीकत थी। अब सिर्फ एक फैसला करना था, इस इलाके को छोड़ने का ऐलान किया जाए या नहीं। बहरहाल मैंने इस फैसले को थोड़े दिनों के लिए मुलतवी कर दिया। मैं अपनी क़यामगाह तक ही महदूद रहा और बाहर के मामलात में मैंने पूरा दिन कोई दिलचस्पी नहीं ली और इसके बाद मेरे पास कोई आया भी नहीं। लेकिन रात को मैं खुद ही तन्हाई से उकता गया और फिर मैं अपनी जगह से बाहर निकला। यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि सकाई के दो नौजवान मेरी क़यामगाह के बाहर तायुनात थे। जो ही मैं बाहर निकला उन दोनों ने गर्दन झुका दी। क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अजीम सबूता के खादिम हैं। क्या मतलब? हमें यहाँ तैनात किया गया है अजीम सबूता कि किसी बात की आपको हाजत हो तो तामील करें। इनमें से एक ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, जाओ तुम आराम करो। मैंने कहा, जो सबूता का हुक्म। वो दोनों चले गए और मैं कैदियों के अहाते की तरफ चल पड़ा। सकाई के नौजवान बेहद खुश थे। जगह जगह तरह तरह के खेल तमाशे हो रहे थे। मैं इन लोगों की नजरों से बचता हुआ चल रहा था। इनकी अकीदत के जो किस्से हाकू ने मुझे सुनाए थे, इनके तहत वो मुझे परेशान कर सकते थे। इस वक्त मैं किसी ऐसी तफरीह में शरीक नहीं हो सकता था। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं कैदी औरतों के अहाते के नजदीक पहुंच गया। बिलाशुबा फोमा और उसके साथी मेरी बात को अहमियत देते थे। कैदी औरतों के लिए मैंने नुमाया मराहत देखी। उन्हें सोने के लिए बिस्तर मुहैया किए गए थे और दूसरी सहूलतें भी इन्हें फराहम कर दी गई थी। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया था कि अकब से हाकुम मेरे पास पहुंच गया। और सबूता, मैंने तेरे हुक्म की तामील की है। हाँ हाकुम, मैंने देखा। वैसे इन लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? फोमा, इस सिलसिले में तेरे अहकामात की तामील करेगा। कैदी मर्दों की तादाद क्या होगी? काफ़ी है। मेरा ख्याल है इन लोगों को अभी तो कैद में रखा जाए और उसके बाद इन औरतों को इनके हवाले कर दिया जाए। इन पर कुछ पाबंदियां आयद कर दी जाएं। जरदरू तारिकुल वतन है। अब जबकि वो तुम्हारी सरजमीन में दाखिल हो गए हैं तो बिलाशुबा यही उनका वतन है, क्योंकि वसी जमीन किसी की मलकियत नहीं होती। खाइनों ने जो साजिशें की वो गैर मुनासिब थी और इनकी सजा इन्हें यकीनन मिलनी चाहिए थी। अफोमा पूरी कुव्वत से उठ खड़ा हुआ है। वो यकीनन फाते होगा, लेकिन एक फाते के भी कुछ असूल होते हैं। मफ्तू बेबस होते हैं और फाते के हाथों में खिलौनों के मानिंद। खिलौने जब चाहे तोड़े जा सकते हैं, लेकिन बर्तरी यह है कि इन खिलौनों को तोड़ने के बजाय इन्हें हिफाजत से कहीं रखा जाए और इनकी हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि वे महकूम होते हैं। इन लोगों को इतनी मराद जरूर दी जाए कि वह अपनी मर्जी से जिंदा रह सके। हाँ, इन्हें इस काबिल न छोड़ा जाए कि आइंदा ये साजिश के बारे में सोचें और जब कभी ये साजिश के लिए सर उठाएं इनके सर कुचल दिए जाएं। बाकी रहा इनकी जिंदगी का सवाल, तो वो लोग जो शिकस्त खा चुके हैं एक तरह से फोमा की राया है और अपनी राया की हिफाजत करना हर हाकिम का फर्ज होता है। मैंने कहा,
बिलाशुबा सबूता, फुमा का भी यही मकसद है। हम नहीं चाहते कि इन लोगों को निस्तो नाबूद कर दिया जाए, लेकिन हम इन्हें इस काबिल भी छोड़ना नहीं चाहते जिसकी वजह से फोमा के खिलाफ कोई साजिश हो। बिल्कुल, इसमें कोई हर्ज नहीं है, चुनाचे इन औरतों के साथ कोई बदसलूकी ना की जाए। तेरी बात हमारे लिए बड़ी हैसियत रखती है सबूता, हम औरतों के साथ बुरा सलूक ना करेंगे। हकीम हाकू ने कहा। सकाई के नौजवान बिफरे हुए हैं और जंग को आगे तक फैलाने के ख्वाहिशमंद हैं। वो बहुत से मुतालबात कर रहे थे जिनमें औरतों का हसूल भी था, लेकिन फोमा ने इन्हें मना कर दिया है। और वैसे भी फोमा की बात को वो मानते हैं। इन औरतों को इनके हवाले करना दरिंदगी होगी हाकू, मैंने कहा। यकीनन, हाकू ने जवाब दिया। और अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया और बोला, हकीम हाकू, समंदर के किनारे वाले मकान में अब कौन है? कोई नहीं। फोमा को अब वहां रहने की जरूरत नहीं है, वो अल इनान बस्ती में है। हकीम हाकू ने जवाब दिया। कोई अब वो मकान खाली पड़ा है? हाँ। तब फिर हकीम हाकू, मेरा एक काम कर। क्या सबूता? मुझे हुक्म दे। पकाशा की लड़की पोसीता को जानते हो? हाँ, वो इन कैदी औरतों में शामिल है। इस मकान में मेरे पास भेज दे। और सबूता, क्या वो भी तेरी मंजूर नजर है? हकीम हाकू, मैं उसे किसी गलत मकसद के लिए तलब नहीं कर रहा, इसे बस तो मेरे पास भेज दे, मैंने तेज लहजे में कहा। बेहतर है, हकीम हाकू ने बुरा माने बगैर कहा और वो वापस पलट पड़ा। और यही बेहतर था। पुसीता मुझसे जिस कदर बजन थी उसको जहन में रखते हुए मुनासिब नहीं था कि मैं दोबारा उसे बुलाकर उससे कोई बातचीत करता। चुनांचे मैं वापस लकड़ी के मकान की जानिब चल पड़ा और पुसीता का इंतजार करने लगा।